Hi guys, very warm welcome. So today we will cover a very important topic of relation between center and the states. Kindly I ask you to focus here. Subject to the provisions of this constitution, Parliament may make law for whole or any part of the territory of India, and the legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. Now when we see this, we have a clear demarcation about the legislative powers of different legislatures. स्टेट जो है वो स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी और यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉ बनाएगी. यूनियन की जो लैंड है, लेट्स से यूनियन की लैंड और कौन सी हो सकती है यूनियन टेरिटरी के अलावा? डिफेंस लैंड, रेलवे लैंड, टेलीफोन्स. इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट की जो अपनी लैंड्स हैं, कोई ऐसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यूनियन सरकार का प्रोजेक्ट है, एटॉमिक पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, दे आर नॉट स्टेट पावर प्लांट्स. ठीक है. इसके बाद पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में मैंने जैसे आपको बताया डिफेंस, रेलवेज, ठीक है, इनकम टैक्स, ट्रीटी साइनिंग पावर, राइट. इसके अलावा और कौन सा? एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आपका एटॉमिक पावर, आपके जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है सिर्फ फॉरेन एम्बेसडर्स, आपकी फॉरेन रिलेशंस. कभी भी महाराष्ट्र का रिलेशनशिप नहीं होता अलग से स्विट्जरलैंड के साथ. ओके, उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होती है, बट ट्रीटी वगैरह जो बनती है वो दोनों देशों के आपस के एम्बेसडर्स ही तय करते हैं. तो ये यूनियन लिस्ट है. यूनियन लिस्ट में क्या नहीं होता, जैसे स्टेट लिस्ट में क्या क्या आ जाता है? लैंड रेवेन्यू हो गया आपका, लैंड रेवेन्यू के अलावा क्या आ गया आपका? दूसरा पुलिस, वो 2 में है. कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पे दोनों बना सकते हैं. फॉरेस्ट हो गए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, एजुकेशन हो गया, पंजाब सरकार भी बना लेती है, यूनियन सरकार भी बना लेती है. इसे हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं. ठीक है जी. लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स imposed by the union or by such state. Parliament has exclusive power to make laws with respect to GST. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GST के ऊपर भी पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है. पार्लियामेंट की पावर GST काउंसिल के अंदर, ध्यान रखना आपने, 1/3 है, और कोई भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल के अंदर 3/4 मेजोरिटी से निकलेगा. एक काउंसिल है, उसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और भारत सरकार बैठती है जीएसटी के अंदर. कितना जीएसटी लगेगा? अब उस जीएसटी के अंदर आप डिसीजन ले सकते हो 3/4 मेजोरिटी से. तो भारत सरकार का तो एक तरीके से वीटो ही हो गया ना, जब 1/3 वोट आपके पास ही है. भारत सरकार उसमें होनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश सरकार ने मना कर भी दिया तो चलो 2 वोट चले गए. उत्तरांचल ने मना कर दिया तो 2 और वोट चले गए. उत्तराखंड ने, आपके यूपी ने मना कर दिया 10 वोट चले गए. फिर भी आपके 80 वोट तो बन गए, 3/4 से ऊपर हो गया, 75% से ऊपर बन गया जीएसटी अमेंडमेंट. पर भारत सरकार मना कर देगी तो नहीं हो सकता. एडिशनल कोर्ट्स भारत सरकार बना सकती है. रेजुडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, कोई भी जो चीज कंकरेंट लिस्ट में या स्टेट, अब देखो एक तो कंकरेंट लिस्ट होगी, मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे दोनों बना सकते हैं. अगर कंकरेंट लिस्ट के बाहर भी कोई मैटर है, मान लेते हैं जैसे एकदम से कौन सा कोई लॉ आया हमारा, क्रिप्टो एकदम से उभर के आ गया. अब क्रिप्टो करेंसी आ गई, ये तो स्टेट के पास भी नहीं है, तो एकदम यूनियन के पास चला जाएगा. किसके अंदर? रेजिडरी लिस्ट के अंदर. 3 लिस्ट हैं और ये रेजिडरी पावर है, सॉरी लिस्ट नहीं है, रेजिडरी पावर है. रेजिडरी मतलब रेजिड्यू क्या होता है? कुछ जो चीज रह गई हो. पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा है इसके अंदर, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर ये चाहें कि आप होल या एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बनाएं तो 2/3 मेजोरिटी से आप लॉ बना सकते हैं. राज्यसभा, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, रेजोल्यूशन है. ठीक है, सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा नहीं. आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को देखते हैं. जो रेजोल्यूशन होगा वो 1 साल तक रहेगा. ठीक है, 1 साल और बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो स्टेट सर्विस, जो नेशनल सर्विस आपने बनाई है, वो 1 साल और आगे भी बढ़ सकती है. क्योंकि ऑब्वियसली लॉ बन के नहीं आया, सिर्फ राज्यसभा ने रेजोल्यूशन बना के वो बना दिया है, तो ठीक है, 1-1 साल तक आप एक्सटीड करते रहो जब तक प्रॉपर लॉ ना बन के आ जाए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा अगर दोबारा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो. Parliament shall have, while a proclamation of emergency is in operation, make laws for whole or any part of the territory of India. जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है. इमरजेंसी नॉर्मली लगती नहीं है, ऐसे इमरजेंसी लगती है जब आपने कोई देश पे आपदा आ गई है,
कोई हमारी वॉर चल रही है तब लगती है, ऐसे नहीं लगती है। अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द, ये जो आपका है ये 6 months पे, 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन है सीज टू ऑपरेट। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन हुआ, 1 साल के लिए लगा लॉ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर दोबारा प्रोक्लेमेशन नहीं की गई है तो वो खत्म हो जाएगा फिर। 6 months after the proclamation has ceased to operate. Power of the parliament to legislate for 2 or more states by consent. 2 states चाहते हैं कि हमारे लिए एक लॉ या एक्ट बना दीजिए, तो पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, इफ इट अपीयर्स टू द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more states to be desirable that any of the matters with respect to which parliament has no power to make laws for the states except as provided in article 249 and 50 should be regulated in such states by the parliament by law, it shall be lawful for the parliament to pass an act for regulating that matters accordingly, and any such act so passed shall apply to such states and any other state which is adopted thereafter by a resolution passed in that behalf by that house, or where there are 2 houses by each of the house of the legislature of that state. It shall be lawful for the parliament to pass an act for regulating the matter. जब 2 स्टेट जाके बोलें कि हाँ जी इस पे आप लॉ बना दीजिए प्लीज, ठीक है, इस पे आप लॉ बना दीजिए, तो बना सकते हैं, रिक्वेस्ट करें। Parliament has power to make any law for whole or any part of the territory of India or made any decision, association or other body। ये तो हमें पता ही है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की पावर पार्लियामेंट के पास है। जो भी जहाँ पे भी इनकंसिस्टेंसी आती है लॉ के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर पार्लियामेंट ने पहले लॉ पास किया हुआ है कंकरेंट लिस्ट में, तो पार्लियामेंट का ही लॉ चलेगा। स्टेट बाद में लॉ पास करना चाहे तो वो नहीं चल सकता। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एज द केस में बी शैल प्रिवेल, एंड लेजिस्लेचर का जो स्टेट है वो टू द एक्सटेंट ऑफ रिपगेंसी बी वॉइड, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया हुआ है वही चलता है। समझ रहे हैं बात को? कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन मैटर है, लेट्स से एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश सरकार बोल रही है कि 10वीं क्लास में हमें साइंस नहीं पढ़ानी है, सेंट्रल सरकार लेके आती है साइंस इज मैंडेटरी फॉर 10th क्लास, तो सेंट्रल सरकार का लॉ चलेगा। कंकरेंट लिस्ट में भी अगर स्टेट ने बनाया हुआ है, सेंटर ने बना दिया लॉ, वही चलेगा। अच्छा लेट्स से सेंटर ने एक लॉ बनाया हुआ है, स्टेट उससे थोड़ा अलग जाना चाहता है, तो स्टेट क्या करेगा, वो लॉ बनाएगा और गवर्नर को बोलेगा प्रेसिडेंट से जाके असेंट ले लो, यानी कि सेंट्रल सरकार से असेंट ले लो कि हमें यहाँ के लिए ये लॉ अलग से चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने असेंट दे दिया, तो वो लॉ वैलिड हो जाएगा। पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में भी केंद्र सरकार का ऊपर हाथ है। देखो, इट शैल बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल प्रिवेल इन द स्टेट, वही जो मैंने आपको बात बताई। Requirement as to the recommendations and previous sanctions to be regarded as the matter of procedure only. No act of parliament or the legislature of the state and no provision in any such act shall be invalid by the reason that some recommendation or previous sanction required by the constitution was not given. तो कोई भी act of parliament or legislature of state and no provision shall be invalid by the reason that some recommendation or previous sanction required by the constitution was not given if the assent to the act was given by the governor, राज प्रमुख। मतलब बेसिकली कि अगर आप रिकमेंडेशन ले चुके हैं नहीं ले चुके हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो प्रोविजन शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली दैट सम रिकमेंडेशन वाज नॉट गिवन। कोई रिकमेंडेशन लेट्स से चीफ सेक्रेटरी से चाहिए हो, होम सेक्रेटरी से चाहिए हो, किसी मंत्री से चाहिए हो, अब गवर्नर ने दे दिया ना, गवर्नर ने दे दिया या गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट ने दिया, मानना जाएगा। राज प्रमुख ने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया, मान लिया जाएगा। छोटे मोटे एरर्स की वजह से पूरा पूरा लॉ नहीं जाता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स इन द यूनियन। अब यूनियन जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इस प्रकार से आप जो है स्टेट को चलाया जाए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो लॉ पास कर रही है उसका कंप्लायंस भी कराना आपके लिए जरूरी है, स्टेट अलग से नहीं चलते हैं। बिकॉज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नहीं करोगे तो इमरजेंसी लग जाएगी स्टेट में, स्टेट इमरजेंसी लगेगी तो गवर्नर बैठ जाएगा, तो गवर्नर बैठने के बाद फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे आपको। आप कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर आप कर रहे हैं तो आप यूनियन की पावर को काटने का काम नहीं करेंगे। प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन नहीं करोगे। The executive power of the union shall extend to the giving of directions to the state as the construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national and military importance। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर आपके सामने आ गया है कि यूनियन देता है। ठीक है, मेन चीज़ें जो अभी तक आपको करनी है, लिस्ट मेन, सेकेंड लिस्ट,
कंकरेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखो डायरेक्शन गिवन कर सकता है स्टेट को टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी कमिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फोन की लाइन को मेंटेन करो, रेलवे की लाइन को प्रोटेक्ट करो, पुलिस करती है ना, रेलवे की लाइन को प्रोटेक्ट करो। और अगर कोई भी कॉस्ट आई है तो उसको बताओ, कॉस्ट जो इनकर हो रही हैं वो बताइए नॉर्मल। उसके अलावा अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है एग्रीमेंट के अंदर तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है स्टेट को लेनी पड़ रही है रेलवे लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट may with the consent of the governor of the state conditionally or unconditional to the government or to its officer in relation to any matter which the executive power of the union extends. Let's say भारत सरकार के एम्प्लॉय के पास एक पावर थी जो कि भारत सरकार चाहती है कि स्टेट एम्प्लॉय कर दे, तो वो दे सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, इसको कोई ऐसा काम करने को दिया जा रहा है जो कि स्टेट बोला जा रहा है कि हाँ जी ठीक है, ये जो काम मान लेते हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश है, लोअर सेक्शन ऑफिसर है, उसे सेंटर का ऑडिट करने को बोल दिया गया, दे सकते हैं। ऐसे जनरली होता नहीं है, ऐसा बहुत डिफ्रेंशिएशन लाइंस होती हैं इनके बीच में। आईएएस और एचपीएस में कितनी लाइंस होती हैं, ये लोग जब एक बार आप लग गए ना, जैसे मान लो ऑफिसर लग जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा कैडर कौन सा है, मैं कब अपॉइंट हुआ हूँ, मेरी कब भर्ती होगी, क्योंकि आपने उसी के हिसाब से किया हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, जहाँ मर्जी पोस्टिंग कर दो, बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादा टाइम तो जो लगे होते हैं सरकारी विभाग के अंदर, उनको यही टेंशन होती है मेरी बदली ना हो जाए, मेरे को इधर से उधर ना फेंक दें। तो सारा का सारा टाइम ना लाइजनिंग में ही जाता है कि यहाँ पे मैं इस मंत्री के साथ बात कर लूँ, उस मंत्री के साथ बात कर लूँ, इस पावरफुल बंदे से बात कर लूँ, इस आईएएस से बना लूँ, इस एचपीएस से बना लूँ, ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत हो तो काम हो जाए। यही है रियलिटी। ठीक है, ये बेसिक है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये डायरेक्ट आर्टिकल्स हैं भारत के अंदर दिए हुए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Power of the states to entrust functions to the union. Governor of the state may, with the consent of the government of India, entrust either conditionally or unconditionally to the government or to its officers any matter to which the executive power of the state extends. ठीक है, jurisdiction of the government क्या है? May by agreement with the government of any territory not being the territory of India undertake any executive, legislative or judicial function vested in the government of such territory, but every such agreement shall be governed by the law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force. तो पावर ऑफ द स्टेट टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन सेट है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया भी सेट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो प्लीज बताएं। ठीक है, देखिए, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट। यानी कि जो भी यूनियन के अंदर हो रहा है, यूनियन का एक्ट है, मान लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको मानना पड़ेगा। यूनियन का एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे मैं अपने कानून से चलूंगा, नो, जो कानून है उसको मानना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। मैनर जिसके हिसाब से लॉज बन के आए हैं वो भी आपको मानने पड़ेंगे। फाइनल जजमेंट और ऑर्डर जो सिविल कोर्ट द्वारा पास किए गए वो भी आपको मानने पड़ेंगे। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, पार्लियामेंट लॉ से प्रोवाइड कर सकता है आर्बिट्रेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एनी dispute complaint with regard to the use, distribution or control of waters of any interstate river or valley. Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any dispute or complaint referred to in clause 1. तो पार्लियामेंट लॉ से प्रोवाइड कर सकता है कि जो भी डिस्प्यूट कंप्लेंट होगा विद रिगार्ड टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर्स इन एनी इंटरस्टेट रिवर और वैली, कावरी रिवर, सतलुज, ब्यास, इसके लिए कितनी लड़ाई रहती है आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक। तो ये जो है पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज के लिए। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल, if at any time it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of a council charged with the duty of, यहाँ पे देखिए आप, inquiring into or advising upon disputes which may have arisen between states, investigating and discussing subjects in the all of the states or union or one of the most states having a common interest, तो ये कर सकते हैं, make recommendations कर सकते हैं to any subject, and it shall be lawful for the president by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by its organization and procedure. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया। This was the relation between center and states. That's all for today from my side. Thank you very much.